नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आरएस भर्ती परीक्षा 2023 जो 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली है, उस भर्ती परीक्षा में राजस्थान अर्थव्यवस्था में से भी काफी सवाल पूछे जाने की संभावना बन रही है। उसमें हम बात कर सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा से भी सवाल आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे। इसके अलावा जो राजस्थान इकोनॉमी का जो पूरा पोर्शन है, उससे भी सवाल ज्यादा बनने की संभावना नजर आ रही है। इसी क्रम को देखते हुए हमने एक वीडियोस तैयार करा है। उस वीडियोस के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं और मैं आशा और विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अगर आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं मेरे साथ में, तो निश्चित रूप से मैं कहने वाला हूं कि कम से कम 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे जो इस क्लास में से आ सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए, आर्थिक समीक्षा का ही प्रश्न है और 2023-2024 का भी जो बजट जो भी सरकार ने जो रखा था, उस बजट में से या इसके 1-2 साल पहले की जितनी भी जो आर्थिक गतिविधियां, जो क्रियाकलाप जो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, कंडक्ट की गई थी, उन्हीं में से सारे सवाल बनाए गए। चलिए देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पे 2000 वर्दी वाला 2011 और 2012 पे वृद्धि दर का कितना प्रतिशत है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होती है स्थिर कीमतों पे और दूसरी होती है प्रचलित कीमतों पे। बात करते हैं दोनों की। देखिए, स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि स्थिर कीमतों का जो बेसिक जो ईयर है वो बनाया गया है 2011-12, क्योंकि 2011-12 का जो वर्ष था वहां पे जितनी प्रकार की जो वस्तुएं थी उनका जो कीमत थी वो काफी सामान्य थी अथवा कम थी। तो 2011-12 की अगर बात करते हैं तो 8.19, यहाँ पे 2011 और 2012 8.19%, 8.19% के हिसाब से जो है ये सारी चीजें होने वाली हैं जो स्थिर कीमतों के साथ में जाएगी। अगर प्रचलित वर्ष की बात करें तो 2022-23 का तो जो था उसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं कि स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों में लगभग दुगुना फर्क होता है। तो कह सकते हैं कि अगर जहां पे 8 है तो वहां पे प्रचलित में हो जाएगा ये 16। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि डबल वर्ष अगर होते हैं तो 16.04%, 16.04% के हिसाब से अगर करते हैं तो ये प्रचलित कीमतों का आता है, जबकि स्थिर कीमतों में 8.19% के हिसाब से ये आता है। तो ये पहला प्रश्न जो है वो हो गया अपना। किसके बारे में पूछा जा रहा है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पे पूछा जा रहा है, तो स्थिर कीमतों का हो गया सीधा का सीधा 8.19। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करने वाले निम्नलिखित में से वर्ष 2022-23 वही प्रचलित कीमतों में। आप ध्यान रखना कि प्रचलित कीमतों में और सामान्य कीमतों में, जिसको कह सकते हैं कि स्थिर कीमतों के अंदर काफी फर्क होता है जो डबल के आसपास होता है। और वही मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2011-12 का फिर एक बार बना लेते हैं डायग्राम। 2011-2012, जबकि यहाँ पे 22-23 में हो गया है ये वाला। पूछ कौन सा रहा है? पूछ अपने को रहा है प्रचलित कीमतों का। तो प्रचलित कीमतों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को हो जाता है कौन सा? 14.14। 14.14 जो है वो प्रचलित कीमतों का होगा। अगर इसका आधा कर लेते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि स्थिर कीमतों की, अगर स्थिर कीमतों की अगर बात कर रहे हैं तो लगभग हो जाएगा उसका आधा। और आधे की अगर बात करते हैं तो 7.99 लाख, 7.99 लाख ये हो गया स्थिर कीमतों का। और जबकि 14 पॉइंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि डबल के आसपास जाता है, तो 14.14 लाख करोड़ जो है वो इसका हो गया प्रचलित कीमतों वाला। सवाल एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी की बात हो रही है। तो जीएसडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पे 14.14 के आसपास जाता है। उसके बाद में अगर बात करते थे कभी कभी की सकल नेट उत्पाद जिसकी बात करते हैं, तो उसमें से अगर मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है तो फिर नेट जो है उत्पाद आपके समक्ष आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका हो जाता है कौन सा? 1999 से लेकर के 2000 तक, अर्थात कह सकते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष जो है वो अलग अलग होता है। हम स्थिर कीमतों का तो पढ़ ही रहते, जहां पे 2011-2012 का हमने पढ़ा, जबकि अगर थोक की बात करते हैं तो वहां पे ये होती है। इसके अंदर जो है वो 154 वस्तुओं को शामिल किया गया। 154 वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत ये है इसका थोक मूल्य सूचकांक के अंदर इसको शामिल किया जाता है।
तो ये आपने ये वाला पढ़ा। राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999 से लेकर के 2000 के बीच में कह सकते हैं। और अगर सामान्य स्थिर कीमतों पे अगर देखा जाता है तो वहां पे 2011-12 हो सकता है। और अगर वस्तुओं की बात करते हैं तो 154 वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य का आर्थिक सर्वे जो अभी 2022-23 का जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। अगर कृषि क्षेत्र के हिस्से की बात करते हैं तो अगर 100% मान लिया जाए तो स्थिर कीमतों के ऊपर अगर बात करते हैं तो 28.50, दो ही दोनों चीजें आ जाती हैं, ये स्थिर है और ये हो गया प्रचलित। तो प्रचलित और हिस्सों के दोनों अगर बात कर रहे हैं तो स्थिर में कौन सा प्रचलित कीमतों में कितना है तो 28.50 और ये हो गया 28.95। फर्क कितना सा है प्रचलित कीमतों पे और स्थिर पे। लेकिन अपने से कौन सा सवाल पूछ रहा है, अपने से सवाल पूछ रहा है कि कौन सा आर्थिक राज्य का अनुसार प्रचलित कीमतों पे अगर पूछा जा रहा है तो प्रचलित कीमतों का कौन सा हो गया 28.95। और अगर यही बात कर सकते हैं, अगर स्थिर कीमतों की बात करते हैं तो वहां पे 28.50 ये इसका प्रतिशत हो जाता है अगर स्थिर कीमतों की बात करते हैं। लेकिन सवाल था कि प्रचलित कीमतों पे कितना होता है, तो मैंने आपको इस प्रश्न के द्वारा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य की स्थिर कीमतों 2000, जैसा कि हम पहले पढ़ पा रहे हैं कि थोक मूल्य सूचकांक का जो हमने बताया आपको कि 1999 इसका आधार वर्ष है, 1999 2000 का आधार वर्ष है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक का हो गया और ये इसका हो गया स्थिर कीमतों वाला जो 2011 में। प्रति व्यक्ति पीएसआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति, या राजस्थान में अगर प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करी जाती है तो वहां पे भी दो प्रकार की आय होती है, एक होती है स्थिर कीमतों पे और दूसरी होती है प्रचलित कीमतों पे। तो दोनों के बारे में बता दूंगा आपको कि इसके अंदर 86,134 जो है वो इसका हो गया स्थिर कीमतों पे। सवाल कहां से पूछा जा रहा है, स्थिर कीमतों से पूछा जा रहा है। लेकिन अगर बात करने वाले हैं कि अगर प्रचलित कीमतों की अगर बात करना है तो 1,56,149, 1,56,149 ये जो रुपए हैं वो पर कैपिटा इनकम है राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय को अगर काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जबकि अगर इसका आधा कर देते हैं, अगर आधा कर देता तो 86,134 इसका हो गया स्थिर कीमतों पे। तो ये दोनों सवाल आपने पढ़े और इसके उत्तर जाने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य में किन किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। सवाल ये है कि पहले जो होता था वहां पे एक अजमेर हुआ करता था, जयपुर हुआ करता था और भीलवाड़ा हुआ करता था, लेकिन कालांतर के अंदर सारी चीजें चेंज हो गई। वहां पे अजमेर को हटा करके कर दिया गया अलवर। तो अभी हो गया जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा जो है तीन प्रकार के स्थान हैं जहां से अपने सारी चीजें अपन लोग क्या करते हैं इसमें कंडक्ट ये करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी बातें मैं आपको और बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एक होता है एग्रीकल्चर वर्कर, दो चीजें आपने पढ़ी। और इसके बाद में एक होता है आरएल, ये लेबर होता है, और एक होता है कंज्यूमर। ये चार प्रकार के लेबरों को अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और 1986 एग्रीकल्चर लेबर की बात करें तो ये होता है 1986 से इसको जारी किया जा रहा है। और अगर बात करने वाले हैं कि अगर 2000 इंडस्ट्रियल अगर वर्कर की बात करते हैं तो वहां पे आता है अपने को 2016 इंडस्ट्रियल वर्कर का। अगर हम शुरुआत करते हैं इसका अगर सूचकांक लिया जा रहा है तो 2016 से लिया जा रहा है, जबकि 1986 के अंदर जो है एग्रीकल्चर वर्कर का लिया जा रहा है। और अगर इसकी सारी जो शुरुआत करता है वो कौन करता है, या जो सारे जो आंकड़े जो कंज्यूमर के इकट्ठे कौन करता है, वो करता है एनएसओ इसके सारे आंकड़े इकट्ठे करता है औद्योगिक श्रमिकों के विकास के लिए और उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जानने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको पढ़ी। तो IW, AW, RW, NSO और श्रम ब्यूरो के द्वारा इनको जारी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राजस्थान की स्थापना, राजस्थान के अंदर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है तो वो हो गया 1983 के अंदर अभय कमांड सेंटर की भी स्थापना की गई थी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो ये भी अपने आप में प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 हो गया, स्थिर कीमतों के बारे में पूछ रहा है। 2011-12 इसका जो है वो इसका एक वित्तीय वर्ष रखा गया
और पर कृषि पर क्षेत्र का योगदान कितना है, तो स्थिर कीमतों पे पूछा जा रहा है, तो वहां पे हो गया है ना 2.09 लाख करोड़। 2.09 लाख जो करोड़ है वो इसका ये हो गया है। इसके अलावा अगर प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो 3.79 लाख करोड़। अगर प्रचलित कीमतों की बात करें, प्रचलित कीमतों पे, तो हो गया 3.79 लाख करोड़। थोड़ा मैं और आगे बताता चलूं आपको कि अगर बात करने वाले हैं, अगर कृषि का ही पूछा जा रहा है, तो कृषि के अंदर 28.50 हो गया। और इसके अलावा अगर प्रचलित कीमतों की अगर बात करते हैं तो 28.95%। ये सवाल इसलिए है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर कीमतों के अंदर अगर प्रतिशत की बात करें हैं तो वहां पे 28.50 जाएगा, जबकि अगर प्रचलित कीमतों की बात करेंगे तो 28.95 जाएगा। जबकि प्रश्न सवाल ये था कि स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि का जो क्षेत्र का योगदान है वो 2.09 लाख करोड़ है, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 3.79 लाख जो करोड़ है वो इसका ये उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के उपक्षेत्रों में, अर्थात कह सकते हैं कि कृषि के साथ में ऐसे कौन कौन से व्यवसाय जुड़े हुए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है। तो एक आपको मैं डिपार्टमेंट बता दूं कि कृषि एवं पशुपालन। हमारे राजस्थान के अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट अगर कृषि का है तो उसको बोला जाता है कृषि एवं पशुपालन विभाग। आपसे पूछा जा रहा है कि उपक्षेत्रों में, इसके साथ में ऐसे कौन से आयाम जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जुड़े हैं जिसके अंदर कृषि के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया यहाँ पे पशुपालन के साथ में जो है इसको जुड़ा गया है। और अगर बात करते हैं कि पशुधन, फसलें और वानिकी, पशुधन सबसे पहले है 1 नंबर पे, उसके बाद में कौन सा हो गया, पशुधन हो गया, उसके बाद में हो गया नंबर 2 पे फसलें, और नंबर 3 पे हो गया वानिकी। ये इस प्रकार का क्रम है जिसको कह सकते हैं जहां पे कृषि की आय को जोड़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले हो गया पशुधन, हो गया फसलें होगी और वानिकी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार औसत जोत धारक कितने हैं। औसत जोत धारकों के बारे में ये कहा जाता है कि कितने लोग कृषि को जोतते हैं। तो अगर 2015-16 की अगर बात करते हैं तो 76.55 लाख, 76.55 लाख जो है वो 2015-16 के अनुसार औसत जोत धारक थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जोतों का आकार कम होता जा रहा है। अगर बात करते हैं 2011-12 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हो गया 68.88 लाख, 68.88 लाख अगर बात करते हैं तो 2011-12 के आसपास, 2011 के आसपास जो है 2011-12 के आसपास कितने हो गए, 68.88 लाख। और अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 11.14% के हिसाब से ये जो है क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो ये सवाल आप लोगों ने, हमने ये जाना कि कौन कौन से इसके अंदर हो सकते हैं। चलिए, तो हो गया 76 लाख, जो 55 लाख है वो इसके जोत धारकों की ये संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2022-23 के अनुसार कृषि उत्पादों को सही अनुपात, उनके उल्लेख के अंदर उनको समझाना है कि कौन कौन सी चीजें हमने करी है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले हो गया खाद्यान्न उत्पादन हो गया, उसके बाद में रबी उत्पादन हो गया, तिलहन हो गया और खरीफ हो गया। तो सबसे अगर सबसे पहले बात करते हैं खाद्यान्न की, तो ये वाला हो गया कौन सा, ये वाला 2.253 लाख जो मैट्रिक है वो हो गया है किसका, खाद्यान्न का। खाद्यान्न के बाद में अगर बात करते हैं दूसरी, तो रबी का हो गया 156, रबी का हो गया कौन सा, 156, इसमें 156 है, यहाँ पे 156 हो गया, ये वाला दूसरा हो गया। इसके बाद में बात करते हैं वाले कौन सी, तिलहन की अगर बात करते हैं, तिलहन की बात करते हैं तो 9978 जो है वो किसका हो गया, तिलहन का हो गया है। और लास्ट में बच गया कौन सा, खरीफ का हो गया कौन सा, 97.88। तो अगर इसको अगर मिलाते हैं तो खाद्यान्न में कौन सा हो गया चारों की तरफ, नंबर 2, 4-3-1-2 है इसका आंसर हो गया। सबसे पहले खाद्यान्न का हमने पढ़ा, रबी का पढ़ा, तिलहन का पढ़ा और खरीफ का उत्पादन हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर कृषि उत्पादों को हमने को क्या करना, अपने को सही सुमेलित इनको करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2021-22 में फसलों की औसत उत्पादकता के क्षेत्र में वृद्धि के प्रतिशत को असत्य युग्म का उसमें क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कृषि क्षेत्र के अंदर किसी भी फसल की अगर उत्पादकता बढ़ी है तो बड़ी किसकी है, कपास की बढ़ी है।
उसके बाद में नंबर 2 पे अगर बात करते हैं, 2 पे बात करते हैं तो अनाज का हो गया है कुछ कितना 62 पॉइंट, ये वाला 21% हो गया है। नंबर 3 पे कौन सा हो गया, नंबर 3 पे हो गया दाल। तो दाल की बात करते हैं तो 54.30 के हिसाब से दालों का प्रतिशत बढ़ा है। जबकि सवाल आपसे यहां से पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो ऐसा उग्म युग्म कौन सा है, तो 38.3 नहीं है, बिल्कुल ये सवाल गलत है। इसके अलावा अनाज का जो है वो भी 62.21% के हिसाब से बढ़ा है। तो दालों का जो प्रतिशत था वो क्या है इसके अंदर गलत मेंशन किया गया। कपास सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत बढ़ा है उत्पादकता के तौर पे देखा जाए तो कपास का ही बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोयाबीन के क्षेत्र के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है। मैं बात करूं सोयाबीन के अलावा कि राजस्थान का प्रथम स्थान कौन कौन से ऐसे उत्पादों के अंदर लिया जा सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम तो उत्पाद हो गए। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा, नंबर 2 पे हो गया सरसों। बाजरा और सरसों 2 प्रकार के ऐसे उत्पाद हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर होते हैं। इसके अलावा एक हो गए गवार गम जो है उसका भी संबंध जो है वो राजस्थान से है। और गवार गम के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा ये गंगानगर में पाया जाता है। और अब अगर नंबर 2 की बात करें, द्वितीय की सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर की बात करें तो राजस्थान के अंदर सेकंड नंबर के अंदर राजस्थान कौन कौन से ऐसे उत्पादों के अंदर होता है, तो उसमें एक तो बात करते हैं दलहन और मूंगफली। दलहन एवं मूंगफली, इसके अंदर राजस्थान का सेकंड स्थान है। लेकिन पूछा आपसे कहा जा रहा है, पूछा आपने ये जा रहा है कि सोयाबीन का स्थान कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड के अंदर जो है वो सोयाबीन आता है। सोयाबीन का स्थान राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का देश भर के अंदर तीसरा स्थान है। अब सोयाबीन के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, तो चना और जवार भी 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भी राजस्थान के अंदर ज्यादा बहुतायत मात्रा में तो होते ही, लेकिन अगर पूरे वर्ष भर की बात करें और देश की बात करें तो नंबर 3 पोजीशन पे चना व जवार आपका नंबर 3 पे रहता है। जबकि हम पहले पढ़ रहे हैं कि जवार आपने बाजरा है, सरसों है और गवार सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पे ये स्थान रखते हैं। सवाल पूछा गया था तो यहाँ पे हो गया सोयाबीन का तीसरा स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी लंबा प्रश्न है लेकिन ये राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स में भी शामिल है, लोगों को इसमें दिया भी जा रहा है। बड़ा प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको और सवाल को सोल्व करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, अगर बात करते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करते हैं, जिसमें उन लोगों को बीपीएल कैटेगरी के लोगों को इसमें शामिल किया गया था और वहां पे निःशुल्क कह सकते हैं कम कीमत पे लोगों को अनाज दिया जा रहा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल और एक शुरुआत करी, जिसके अंदर गरीबों को बहुत सारी ऐसी चीजें दी जा रही है। जैसा कि अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि असत्य कथन की शुरुआत तो करनी है, इसकी असत्य कथन है आपको इसमें पहचानना है, लेकिन अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या क्या दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 1 लाख एनएफएसए परिवारों को निःशुल्क राशन फूड पैकेट उनको दिए जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने, यहाँ पे 1 लाख नहीं है, यहाँ पे होगा 1 लाख की जगह होगा करोड़। 1 करोड़ एनएफएसए जो परिवार है उनको ये निःशुल्क फूड पैकेट उनको क्या किए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ बिल्कुल फ्लैगशिप स्कीम्स के तौर पे इसको जाना जाता है। 15 अगस्त 2023 की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रति माह 1 किलो, अब देखो प्रति माह किलो के अंदर कौन कौन सी चीजें दी जा रही हैं। आपसे सवाल कंफ्यूज करने वाला हो सकता है कि इसके अंदर दाल हो गया, चीनी हो गया और नमक हो गया, 3 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो आपको 1-1 किलो तौर पे दी जाएंगी। लेकिन अगर लीटर की बात करें तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। वहां पे लीटर जो होता है, अगर तेल को नापा जाता है तो उसका नाप लीटर की केजी में ना होकर के कहां हो सकता है, उसका हो सकता है लीटर में। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें दी जाएंगी, तो वहां पे मसालों के तौर पे अगर बात करें तो सबसे पहले होगा मिर्च होगी, वो 100 ग्राम दी जाएगी। उसके बाद में हल्दी है, वो 50 ग्राम दी जाएगी और इसके साथ में धनिया। तो ये मैं कह सकता हूं हल्दी, धनिया और मिर्च, 3 की बात करते हैं तो 100 ग्राम तो हो गई मिर्च और 100 ग्राम ही हो गई हल्दी। 100 ग्राम की जगह होगी 50 ग्राम और धनिया हो गया आपका 100 ग्राम। चलिए यहाँ वाला हो गया। नंबर 6 पे पढ़ते हैं। इस योजना के तहत प्रति माह 1 किलो दाल, चीनी, नमक और मैं आपको बता ही चुका हूं तथा 100 ग्राम मिर्च हो गए, 100 ग्राम धनिया हो गया, 50 ग्राम आपको हल्दी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 3000 करोड़ रुपए का एक बजट लेकर के आई है और प्रति माह उनको जो है ये सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। सवाल जो इसका असत्य कथन था, वहां पे 1 लाख लोगों को नहीं, 1 करोड़ जो एनएफएसए परिवार है उनको निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से सिंचाई परियोजनाओं को असत्य युग्म की पहचान करते हैं। तो लासी, लासी बिल्कुल 12 में है, गागरेन है वो झालावाड़ के अंदर है, और हथियादे, हथियादे जो है वो कोटा में ना होकर के ये है 12 में। तो अगर बात करते हैं मध्यम सिंचाई की जो योजनाएं हैं उनमें से ही जो है वो सारी चीजों को इसमें डाला गया। गड़दड़ा है ये बूंदी में है। तो असत्य अगर युग्म की अगर पहचान कर पा रहे हैं तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो हथियादे है वो कोटा ना होकर के कहां पे ये 12 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के बारे में असत्य कथन आप बताएं कि कौन कौन से ये हैं। ये सत्य कौन से, सॉरी सवाल ये था कि सत्य कथन कौन से। वित्त पोषण इसको एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, उनको फंड दिया जा रहा है। समयावधि इसकी है 7 वर्ष, 7 वर्ष की इसकी अवधि है, और 10 जो जिलों के अंदर इसको जो है वो संचालित किया जा रहा है। और लास्ट में द इसका जो विकल्प है वो है ये वाला। कह सकते हैं कि सारे के सारे जो 3 ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है, जो जल पुनर्गठन परियोजना के तौर पे इसको जाना जाता है। और ये इसका उत्तर हो गया नंबर 4। तो ये इसका ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भूजल आंकलन 2022, भूजल आंकलन 2022 के अनुसार राजस्थान में कितने डार्क जोन ब्लॉक है। भूजल अगर डार्क जोन की अगर बात करते हैं तो बात करने वाली ये है कि 302 ब्लॉक, 302 ब्लॉक है। 302 ब्लॉकों के अंदर डार्क जोन की अगर बात करते हैं तो डार्क जोन ब्लॉकों की अगर बात करें तो इसके अंदर हो गया 219, 219 राजस्थान के अंदर जो है वो डार्क जोन है। ये जल के अनुसार ही है कि जल की उपलब्धता राजस्थान के किन किन क्षेत्रों के कम और ज्यादा है। तो वहां पे डार्क जोनों की बात करते हैं तो 302 टोटल डार्क ब्लॉक जो जोन है, जिसमें से 219 डार्क के अंदर उनको शामिल किया गया है। चलिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में प्रचलित कीमतों में कितना योगदान है। इस तो वही वाली बात आ गई, स्थिर कीमतों की बात आ रही है, और दूसरी आ रही है कौन सा, प्रचलित कीमतों की। उद्योग के अंदर जो स्थिर कीमतों की और प्रचलित कीमतों की अगर बात करते हैं तो कितना हो गया इसका, इसका हो गया है कौन सा 3.58, 3.58 के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले तो हो गया किसका 2.58 है। इसके अलावा दूसरी बात हो गई अपनी वाली ये वाली 3.58 एक स्थिर कीमतों में है, जबकि दूसरा किसका है प्रचलित कीमतों में। तो प्रचलित कीमतों की बात करी जा रही है तो 3.58 लाख जो करोड़ है उसके अनुसार उद्योग क्षेत्र के अंदर प्रचलित कीमतों का जो है योगदान है 2.03 के हिसाब से इसका हो गया स्थिर कीमतों के अंदर इसका योगदान माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2021-22 के अनुसार तृतीय सर्वाधिक निर्यात किया जाने वाली वस्तुओं का सही विकल्प आपको बताना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन से उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे इंजीनियरिंग, नंबर 2 पे है कपड़ा, और नंबर 3 पे है धातु। इंजीनियरिंग पे नंबर 1 हो गया, कपड़ा हो गया, ये नंबर 2 पे हो गया, और नंबर 3 पे हो गया धातु, और नंबर 4 पे हो गया हस्तशिल्प। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो है सही विकल्प तृतीय के अंदर सबसे ज्यादा तृतीय स्थान के अंदर कौन सा ऐसे धातु या कौन सी ऐसी चीज है जो निर्यात की जाती है। तो हो गया कौन सा, धातु हो गया। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग हो गया, नंबर 2 पे कपड़ा हो गया, नंबर 3 पे धातु हो गया, नंबर 4 पे हस्तशिल्प हो गया। तो तृतीय सर्वाधिक जो है वो ये वाली निर्यात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। निर्यात सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान की रैंक क्या है। निर्यात सूचकांक के अंदर राजस्थान की रैंक है 11वीं। निर्यात सूचकांक के अंदर राजस्थान की रैंक कितने वाली है, 11वीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक जिला एक उत्पाद के अंदर असत्य कथन को आपने इसमें क्या करना है, छांटना है, चुनना है। तो अगर बात करते हैं कि श्रीगंगानगर के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे श्रीगंगानगर के अंदर चावल नहीं होते, यहाँ पे ग्वार गम होता है। यहाँ पे ग्वार गम के अंदर सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर का सबसे प्रथम स्थान होता है। जोधपुर के अंदर फर्नीचर और हस्तशिल्प जो उत्पाद है उनके अंदर उनका नंबर आता है। नंबर 3 के अंदर चूरू, वुड प्रोडक्ट, लकड़ी के सबसे ज्यादा कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, और अजमेर के अंदर ग्रेनाइट। तो अगर असत्य कथन की अगर पहचान कर पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि गंगानगर के अंदर जहां पे चावल ना होकर के क्या हो जाएगा, गवारगम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आरएसएस मंबल द्वारा स्थापित स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर का असत्य कथन इसके बारे में अपने को चुनना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन से खनिज कौन कौन से जिलों में से क्या किया जाते हैं, उनको खनन किया जाता है।
तो सबसे पहले रुक फॉस्फेट है, जामरकोटला उदयपुर के नाम से विश्वविख्यात है। चूना पत्थर भी जोधपुर से निकाला जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट के बारे में असत्य कथन की बात करें तो यह अजमेर की जगह हो जाएगा, कौन सा, जयपुर हो जाएगा। लिग्नाइट की अगर बात करते हैं तो अजमेर की जगह जयपुर हो जाएगा। और जिप्सम की अगर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जिप्सम निकालने वाले जिलों में से हनुमानगढ़ हो गया, दूसरा नंबर पे हो गया बीकानेर हो गया, नंबर 3 पे नागौर भी आता है। तो ये जो इसका कथन है और इसका जो उत्तर अगर बात कर सकते हैं तो वह कौन सा हो गया, लिग्नाइट हो गया। अजमेर, जहां पे अजमेर की जगह क्या हो जाना चाहिए था, जयपुर हो जाना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो नंबर 1 की पोजीशन पे रखता है। नंबर 1 की पोजीशन पे अगर रखने वाला अगर कोई जिला अगर जो है राजस्थान कौन से है, तो वोलेस्टाइट, वोलेस्टाइट सेलेनाइट, वोलेस्टाइट सेलेनाइट, सीसा और जस्ता, ये वाले वोलेस्टाइट, सीसा, वोलेस्टाइट सेलेनाइट, कैल्साइट, जस्ता, संगमर, सेलेनाइट, जिप्सम और सीसा, वोलेस्टाइट सेलेनाइट, जस्ता और सीसा, ये वाला राजस्थान के अंदर एकमात्र, या कह सकते हैं कि राजस्थान का अगर उत्पादन की दृष्टि में बात करते हैं तो सर्वाधिकार, ये कह सकते हैं एकाधिकार की अगर दृष्टि से देखा जाए तो वोलेस्टाइट सेलेनाइट और जिस्ता और सस्ता, जिसा और सीसा और जस्ता, ये नंबर 1 रैंक पे आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा इनको उत्पादन का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 2011-12, सवाल वही आ रहा है। बात करते हैं 2011-12, यहाँ पे प्रचलित कीमतें हैं जहां पे आपको पूछा ही जा रहा है कि यहाँ पे 22-23, क्योंकि जो करंट ईयर जो चल रहा है वो 22-23 के अनुसार इसके जो आंकड़े लिए गए हैं। लेकिन पूछा सवाल आपसे गया स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पे स्थिर गिल्लों की अगर बात करें तो 3.21 लाख करोड़, 3.21 लाख करोड़ जो है इसका ये हो गया, जबकि 5.78 लाख करोड़, 5.78 लाख करोड़ हो गया, ये हो गया प्रचलित कीमतों का। जबकि अगर 3.29 लाख का करोड़ का हो गया, ये कौन सा हो गया, स्थिर कीमतों का हो गया, सेवा क्षेत्र के तौर पे इसको जाना जाता है। तो ये सवाल आपका यहाँ पे सही हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्माणाधीन सोलर पार्क के संबंध में ऐसा कौन सा कथन जो है वो आपको ठीक लग रहा है? वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के अंदर सबसे ज्यादा क्षमता की बात करें तो 325 दिवस के आसपास यहाँ पे सौर दिवस होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से प्लांट से जो है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादित की जाती है सोलर ऊर्जा के तौर पे, जिसको ग्रीन एनर्जी के तौर पे भी जाना जाता है। भडला की बात करने वाले हैं 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट के आसपास जो है यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है भडला में। फलोदी पोखरण के अंदर जो है 750 के आसपास है। पुगल बीकानेर के अंदर 1450, तो पुगल जो है इसके अंदर 1450 और नोक बीकानेर के अंदर जो है वो 1500 मेगावाट के आसपास ही इसको बोल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है। ये इसका क्या हो सकता है, ये गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हो सकता है नोक वाला किसका है, 950 मेगावाट के आसपास जो है इसको किया जाएगा। तो ये सवाल इसका हो गया आपका सही। तो सही सवाल के अंदर अपन ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नवीन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये सारे के सारे मेगावाट के तौर पे दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे चार नोक बीकानेर का जो पार्क है वहां पे 1500 की जगह के 950 मेगावाट के तौर पे यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये सवाल हो गया 25वां। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में जन आधार कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? जन आधार कार्ड जो योजना है जिसके जरिए 10 अंक होते हैं जन आधार के अंदर, जो परिवार का मुखिया होता है। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 11 अंकों के लिए जो व्यक्तिगत अंकों वाले आधार कार्ड की इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई तो 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई जन आधार कार्ड योजना। और इसी के जरिए हम राजस्थान के अंदर अभी जितने भी प्रकार के जो महंगाई राहत कैंप जो आयोजित किए गए थे उसके अंदर जब 10 प्रकार की जो योजनाएं थी उसके अंदर जो है इसको शामिल किया गया था। और जन आधार कार्ड के जरिए ही आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप चुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान के अंदर 30 दिसंबर 2022 तक अधिस्थापित क्षमता कितनी है, कि कितनी ऊर्जा जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है? तो वहां पे आ गए हैं नंबर 4, 23,487 मेगावाट जो है
उसकी अधिष्ठापित क्षमता जो दिसंबर 2022 तक आंकी गई थी, वहां पे राजस्थान के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है, और उसी का परिणाम है कि हमारी जो अधिष्ठापित जो क्षमता है, जो दिसंबर 2022-23 तक, जो लास्ट दिसंबर तक आंकी गई है, वो है 23,487 मेगावाट के आसपास इसको उत्पादित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? मार्च 2022 का ये लिया गया है। मार्च 2022 तक राजस्थान के अंदर सड़कों का घनत्व कितना है? तो वो है कितना? 81.47 किलोमीटर प्रति, जिसको कह सकते हैं कि अगर 10 किलोमीटर ये हो गया, 10 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर हो गया, साथ में ये 10 किलोमीटर हो गया, इन दोनों को करते हैं तो ये कितना हो गया? 10 से 10 करते हैं तो ये 100 हो गया। 100 वर्ग किलोमीटर में, 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान के अंदर सड़कों का जो घनत्व की बात करने वाले हैं, तो 81.47 किलोमीटर प्रति के हिसाब से यहाँ पे जो है राजस्थान के अंदर सड़कें ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में देश के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? अगर प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो 6019 किलोमीटर का रेल मार्ग राजस्थान के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे लाइनें बिछी हुई है। और अगर इसके प्रतिशत की बात करते हैं तो यहाँ पे 8.83 प्रतिशत, 8.83% राजस्थान के अंदर रेल मार्ग, जो पूरे भारतवर्ष का जो प्रतिशत जो 100 होता है, उसका 8वां हिस्सा के आसपास, लगभग 9 हिस्से के आसपास 9वां हिस्सा राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रैक के तौर पे इसको बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सतत विकास लक्ष्य SGDP, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की अगर बात करने वाले हैं तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 25 सितंबर 2015 को इसको बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम कोई भी पीछे ना रहे, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो थीम है, ये कोई भी पीछे इसकी ना रहे। इसमें कुल 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स तो हैं, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर 17 गोल को इनको क्या किया गया है, इनको शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे 189 जो टारगेट है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे टारगेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे है 169 है, तो असत्य अगर की बात करते हैं तो वहां पे 3 हो जाएगा। इसके अलावा 2021 से लेकर के 30 तक अंतिम दशक के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तौर पे इसको जाना जा रहा है, और इसके अंदर 17 गोल है। लेकिन अगर टारगेट्स की बात करें तो वहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ 189 टारगेट है, जबकि ऐसा नहीं है, 169 ही इसके क्या है, टारगेट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के अंदर कौन कौन सी चीजें अपन शामिल करते हैं? अगर किसी भी देश की अगर एसडीपी देखें, एचडीआई जो इंडेक्स देखते हैं, उसके अंदर देश के अंदर कौन कौन सी ऐसी एम्यूनिटीज होती हैं जहां से उस देश की उसकी जो विकास की जो अवस्था उसको जाना जा सकता है। उसके अंदर स्वास्थ्य होती है, शिक्षा होती है और चिकित्सा होती है, और पढ़ाई, प्रति व्यक्ति आय भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी होती है, जीवन प्रत्याशा भी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है, और इसका लास्ट में लिखा उपयुक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक के अंदर सभी प्रकार की जो चीजों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो सकता है उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत बजट 2023-24 के अंदर इनकी संख्या कितनी कर दी गई है? इनकी संख्या की अगर बात करें तो 2000, अब इनकी संख्या कर दी गई है 2000 संख्या होगी। पहले होती थी 980 के पास इसकी संख्या हुआ करती थी। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इसको क्या कर दिया है, शामिल कर दिया गया है। और अभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना संचालित की जाएगी। पहले शहरों में थी, और 3000 करोड़ के आसपास इसका बजट भी इसमें लागू किया गया। वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट में था, जैसा कि हमने पहले सवालों में पढ़ा। और अभी हो गए इसके 2000 केंद्र यहाँ पे इसके संचालित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में प्रति वर्ष पेंशन राशि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? मैं बताता चलूं आपको। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को 2 प्रकार के डीए मिलते हैं, एक तो मिलता है जनवरी में, एक मिलता है जुलाई में। जुलाई और जनवरी का जो डीए होता है, उसके अंदर जनवरी के अंदर इनको दिया जाएगा 10% का, जबकि 5% इनको जुलाई के अंदर जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब जितनी आपकी जो मूल वेतन, जो मूल आपकी जो पेंशन है, उसका 10% जोड़ा जाएगा जनवरी में, और जुलाई में जोड़ा जाएगा इसको 5% में। और अगर टोटल इसकी बात करते हैं तो ये टोटल हो गया 15। तो पेंशन राशि के अंदर हर साल जो है 15% की वृद्धि की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में जो पहले ग्रामीण जो है
क्षेत्रों में, जिसको मनरेगा कह सकते हैं, वहां पे वो संचालित की जाती थी। लेकिन अगर इसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों के अंदर भी लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना को संचालित किया जा रहा है। शुभारंभ इसका 5 सितंबर 2022 को खनिया बावड़ी जयपुर में इसका किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर गलत ये हो सकता है कि कौन सा इसका जो है, मैं बताने वाला हूं आपकी, नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसको जो क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। किशोरी बालिका योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं की कितनी आयु रखी गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किशोरी बालिका जो योजना है उसके अंदर बालिकाओं को समर्पित योजना है और शिक्षा दीक्षा को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत इसकी कब की गई थी? शुरुआत इसकी की गई थी 5 जिलों में। 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। 2022 वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा अगर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 की शुरुआत की गई। और इसका अगर पूछा जा रहा है कि आयु का स्लैब कितना है, एज जो लिमिट है वो कितनी है, तो इसकी एज लिमिट है 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष की उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए योजना को समर्पित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के बारे में, सत्य कथन के बारे में आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। चलिए बढ़ते हैं कि बजट प्रावधान 750 करोड़ वार्षिक इसमें व्यय किया जाएगा, बिल्कुल सही है। कामधेनु योजना के अंदर 750 करोड़ का इसमें काम किया जाएगा। 20 लाख से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ 6 सितंबर 2023 को इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और लास्ट वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। इसका मतलब सारे के सारे जो इफेक्ट जो तीनों बताएंगे, तीनों विकल्प बताए गए वो तीनों के तीनों सही हैं। अगर बात करते हैं कि 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा, इसके अंदर 40 हजार रुपए की अगर बीमा कराई जाएगी तो एक पशुपालक अपने 2 पशुओं का क्या करवा सकता है, इसमें बीमा करवा सकता है। और एक पशु की जो बीमा की कीमत होगी वो 40,000, इसका कह सकते हैं कि 80,000 रुपए तक का बीमा करा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के मवेशी को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें गाय, भैंस, जो भेड़, बकरी, जितनी प्रकार के जो पशु होते हैं उनको इसमें भी शामिल किया गया है। तो सवाल का जो है ये चारों के चारों इसके ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनको करना आपको सुमेलित करना है। राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम जो योजना है उनमें से एक है इंदिरा गांधी स्मार्ट फोर्ड योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई है 10 अगस्त 2023 की क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री राजनीर योजना, मुख्यमंत्री जो राजनीर जो योजना है इसकी शुरुआत किसकी गई, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा उष्ट संरक्षण योजना, इसके बारे में भी। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की अगर बात करें तो यह हो गया कुछ 2022 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। 29 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री राजनीर जो योजना है इसकी 2020 के अंदर शुरुआत की गई थी। और उसके बाद में उष्ट संरक्षण योजना है, इसकी भी शुरुआत की जाएगी अभी। तो ये सवाल का अगर आंसर की बात करें तो 3-1-2-4 इसका ऑप्शन का इसका क्या हो गया, ये सही हो गया है। ये सारे के सारे आपने पढ़े कि कौन कौन से विकल्पों के साथ में आपको किस प्रकार क्या करना है, मैच करना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फेड फूड जो पैकेट है उसके अंदर उसकी लागत सरकार कितनी वहन करने वाली है? 370 रुपए। 370 रुपए जो है वो सरकार इस पे क्या करेगी, खर्च करेगी। ऑप्शन हो जाएगा एक सही। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं है? महंगाई राहत कैंप जो हाल ही के अंदर सरकार ने आयोजित करे थे और जून में इसकी शुरुआत हुई थी, जुलाई में इसको खत्म कर दिया गया। और इसके अंदर 10 योजना को संचालित किया गया था, जिसके अंदर दुर्घटना बीमा योजना है। इसका बाद में जो है वो सिलेंडर की इसके अंदर योजना थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजना थी जिसके अंदर घरेलू किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए 2000 यूनिट्स के लिए किया गया था। 100 यूनिट जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए थी, किसानों के लिए 2000 यूनिट थी। इस प्रकार की 10 योजनाएं जो टोटल शुरुआत करी गई थी, इसके अंदर कौन सी योजना शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसका अपन अभी पढ़ चुके हैं, और ये इसके अंदर बिल्कुल शामिल थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ये बिल्कुल शामिल नहीं थी। 10 अगस्त 2023 की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये इसकी में महंगाई राहत के में इसको शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी योजना जो 125 दिवस की होगी, सभी जिलों में कर दिया गया इसको। और ऐसा कैसे समानांतर रूप से बात करें तो शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी अकुशल जो अपने श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना जो 500 रुपए में इसको दिया जा रहा है, ये भी इसके अंदर शामिल था। तो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना इसके अंदर शामिल नहीं थी, वो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसका मतलब नहीं है, तो ये सवाल यहाँ से आ गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न परियोजनाओं को उनको सहयोगी संस्थाओं के साथ में असुमेलित की इनकी क्या करनी है, असुमेलित को पहचान करना है।
तो राजस्थान शहरी ग्राम जो क्षेत्र की जो विकास योजना एडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान जल क्षेत्र के लिए आजीविका सुधार परियोजना है जो जायका, ये जो जापान की कंपनी है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। द्वितीय बांध पुनर्वास जो है, इसकी भी जो है शुरुआत या कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। लेकिन अंत में पढ़ते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र जल पुनः संरचना जो है ये WHO के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, इसको किया जा रहा है ब्रिक्स के द्वारा इसको जारी किया, मतलब इसको संचालित किया जा रहा है। और NDB न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और ये किसकी संस्था है? ये ब्रिक्स की संस्था है। तो ये इसका आंसर का ये असुमेलित का मतलब ये पहचान इसकी जो क्या होगी, गलत के तौर पे इसको किया जा रहा है, असुमेलित के इसको मान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा डॉक्टर सविता बहन छात्रवृत्ति कह सकते हैं, या इसको सहायता के तौर पे इसको जाना जा रहा है। तो अंतरजातीय विवाह अगर करते हैं तो कितनी प्रोत्साहन राशि, अगर एक अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की किसी उच्च जाति के जनरल कैटेगरी के अगर लड़के से या लड़की से विवाह करते हैं तो उसको कितने प्रकार का आर्थिक मान्यता दिया जाएगा? तो उसकी होगा 10 लाख रुपए के जो है इसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर विकलांग की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख रुपए, अगर विकलांगों की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाएगी। डॉक्टर सविता बहन जो अम्बेडकर योजना के अंदर इसको संचालित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अनुसार सत्य कथन कौन से? इंदिरा गांधी से जो अपनी सब्सिडी दी जा रही है, किस पे? गैस पे दी जा रही है। इसके अंदर सत्य कथन पूछा जा रहा है आपसे। इस योजना के तहत उज्ज्वला बीपीएल योजना का परिवार का लाभ ले सकेंगे, बिल्कुल सही बात है। लाभार्थी को 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इस योजना के 607 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें 200 रुपए तो केंद्र सरकार देने वाली है और राज्य सरकार इसमें देने वाली है 407, तो टोटल 607 हो गए। इसके अलावा आगे वाला हो गया उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये सारी की सारी योजनाएं हैं, या कह सकते हैं विकल्प है, इनकी पहचान के तौर पे किया जा रहा है, तो सारी की सारी बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है 2022 के अंदर। एस्पेरेंट जिले में से कौन सा श्रेणी में शामिल है? तो इसके अंदर शामिल की बात करें राजस्थान के 33 जिलों के अंदर चौथा जिला, या कह सकते हैं चौथा विकल्प जो 12 है, ये इसकी श्रेणी के अंदर नहीं आता, क्योंकि 50% से अगर कम अगर प्राप्तांक आप लेकर के आते हो राजस्थान के अंदर राजस्थान का जयपुर जो है वो सबसे अव्वल दर्जे पे है। लेकिन 12 जहां का इसका कह सकते हैं कि 45-46 के आसपास इसने जो है वो क्या किया, प्राप्तांक हासिल करे हैं। और चौथा जो जिला है वो कौन सा हो गया? इसके अंदर 12 हो गया। SDG इंडेक्स के अंदर कौन सा जिला एस्पिरेंट्स के अंदर शामिल हो गया। अबव एवरेज की बात करें, जहां पे 50 के ऊपर की बात करें, तो वहां पे राजस्थान के सारे जिले आते हैं, सिर्फ 12 जिले को छोड़ करके, और जयपुर के अंदर उसके अंदर जो है सबसे प्रथम स्थान उस पर रखता है। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 की बात की जा रही है। चिरंजीवी श्रमिक योजना के बारे में असत्य घटनाओं के बारे में बात करी जा रही है। श्रमिक स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा, अस्पताल में भर्ती होने पे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 7 दिन तक वो रह सकते हैं, 24 घंटे के अंदर उसको अस्पताल के अंदर भर्ती कराना होगा। और 25 से 60 वर्ष की जो आयु का जो एक पूरा जो स्लैब बनाया गया है उसके अंदर इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है किसकी? बात की जाएगी 500 प्रतिदिन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको आर्थिक मान्यता दिया जाएगा। इसके अलावा 7 दिन तक वो कहाँ रह सकते हैं? हॉस्पिटल में रह सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहां पे इसको क्या कराना पड़ेगा? आपको एडमिट कराना पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों ने जाने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवंबर 2022 तक राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए। उन आंकड़ों के बारे में हम करेंगे भी चर्चा कि कौन कौन से लोग कब कब आए। कुल पर्यटक आते हैं राजस्थान के अंदर 986.32 लाख जो लोग हैं वो राजस्थान के अंदर आए। लेकिन बात करने वाले हैं कि राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में देसी का मतलब जो भारतीय लोग उन्होंने कितना विजिट करा, विदेशी लोगों ने कितना करा। तो इसमें 983 लाख जो लोग हैं, 986 टोटल थे, जिसमें से 32-24 लाख यहाँ पे हो गए हैं कि 3 लाख के आसपास ही आ गए विदेशी पर्यटक। 3.08 के हिसाब से है राजस्थान पर्यटन के नीति इसकी कभी 18 अगस्त 2022 को इसमें क्या किया, इसकी पर्यटन की नीति जो है वो जारी की गई है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 18 इसका जो है वो नहीं है, 18 अप्रैल है। 18
18 अप्रैल को जो है पर्यटन नीति 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि ऑप्शन के अंदर 18 अगस्त तक यहीं पे सवाल को इसको थोड़ा सा घुमाया गया। बाकी सारे के सारे तीनों फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। 986 के आसपास पर्यटक आए, 983 के आसपास देशी पर्यटक है, 3,08,000 के आसपास यहाँ पे विदेशी पर्यटकों ने यहाँ पे क्या क्या विजिट करा। 2022-23 की बात हम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विभाग जो अभिकरण है रूडा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी नवंबर 1995। लेकिन इसके बारे में और मैं आपको बता दूं कि रूडा की तो स्थापना की गई है कितनी? नवंबर 1995 के। मैं आरएफसी की भी बात करने वाला हूं, मैं रिको की भी बात करने वाला हूं। मैं आरएफसी की शुरुआत करते हैं तो 1955 में की गई थी। आरएफसी की शुरुआत 1955 में की गई। इसके अलावा अगर बात करें राजसिको की अगर बात करते हैं तो यह हो गया कौन सा? 1961 को राजसिको की स्थापना की गई। इसके अलावा रिको की बात करते हैं तो 1980 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। और रूडा के बारे में सवाल पूछा ही गया जहां पे नवंबर 1995 की इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे के आरएफसी के बारे में हमने पढ़ा कि 1955 में इसकी शुरुआत की गई, 1980 के अंदर रिको के बाद शुरुआत की गई थी और राजसिको की 1961 में की गई थी। और आपका ऑप्शन है नवंबर 1995 जहां पे इसकी शुरुआत की गई है रूडा की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शुद्ध के लिए युद्ध, हालांकि हाल ही के दौरान जो है राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए, उन पे दबिश देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। चिकित्सा विभाग से इसका संबंध रखा जा सकता है। तो चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ में जो लोग खिलवाड़ कर रहे थे उन्हीं के लिए जो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे इनकी धरपकड़ की जा रही है। तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रिलेट करता है। राज्य शुभ शक्ति योजना के तहत कितनी राशि को आर्थिक तौर पे इसको दिया जा रहा है? 55,000 रुपए जो है उसके अंदर राज्य शुभ शक्ति योजना के अंदर हम इसको दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं? जिला अगर बात करते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये राजस्थान के अंदर सिर्फ एक है। अगर जिला उत्पादन संघों की बात करते हैं तो ये कितने हो गए? 24 हो गए। इसके अलावा प्राथमिक स्तर के अंदर जिला दुग्ध उत्पादित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या लगभग 17,000 के आसपास। जिला जो दुग्ध जो करते हैं वो तो कितने हो गए? 24 हो गए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पे करते हैं तो 17,000 के आसपास ये इकाइयां हैं जो दूध कलेक्ट करने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं 2531 महाविद्यालयों की क्या है राजस्थान के अंदर संख्या। ऐसा भी जो है आर्थिक समीक्षा के दौरान पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो क्लिक योजना के अंदर का संबंध किससे है? क्लिक योजना एक जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है और इसका संबंध है कक्षा 6 से लेकर के 10 कंप्यूटर शिक्षा। 6 से 10 से जो विद्यार्थी हैं उनको कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो क्लिक जो है एक योजना का इसका संबंध रखे। कक्षा 6 में कंप्यूटर शिक्षा है, 6 से 12 है, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा 6 से 8 व्यवसायिक शिक्षा, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन क्लिक योजना का संबंध है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के बीच के अंदर कंप्यूटर शिक्षा की इसका मतलब है। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 व्यवसायिक शिक्षा, ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, जबकि पहला ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियोस के दौरान, इस क्लास के दौरान जाना कि आर्थिक समीक्षा अथवा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी जो संभावित प्रश्न हो सकते थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने आपके समक्ष यहाँ पे रखा, पुट ऑन किया। इसको मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सवाल कहीं ना कहीं रिलेट होते हुए आपको भर्ती परीक्षा जो 1 अक्टूबर को जो आयोजित होने वाली है आरएएस भर्ती परीक्षा, उसमें ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम नए वीडियोस के द्वारा आप लोगों को अलग अलग रोचक जानकारी जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, इसके वीडियोस लगातार लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।